मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है और ये वही सेगमेंट है जहां विदेशी बाजार से लेकर भारतीय बाजार तक सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स का आकलन करते हैं हम और बाजार के एक जाने माने दिग्गज को आपके लिए जोड़ते हैं ताकि इस आकलन में वो उनकी एनालिसिस के जरिए आपको मदद कर पाए। और इसी कड़ी में मार्केट के महारथी में चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मनीष सुंथालिया जी। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मनीष जी, सबसे पहले तो भारतीय बाजार में पिछले दिनों काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हमने देखे हैं। जीडीपी डेटा से लेकर इन्फ्लेशन डेटा और ताज़ा आरबीआई की तरफ से जो बूस्ट क्रेडिट पॉलिसी में मिला, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। हालांकि विदेशी बाजार में अब भी टैरिफ को लेकर हैं कई सारी अनिश्चितताएं, काफ़ी कुछ हैं जो कि ट्रेड टॉक्स के जरिए भी निकल कर आएगा यूएस चाइना जब बातचीत करेंगे। अंडरटोन ओवरऑल मार्केट का, चाहे ग्लोबल अनिश्चितताएं हो, बावजूद इसके इस वक्त पॉजिटिव नजर आता है। आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट के पैरामीटर्स को? डोमेस्टिक मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं विज़ ग्लोबल मार्केट? देखिए, क्या है, डॉलर इंडेक्स तो वीक हो रहा है, तो उससे इमर्जिंग मार्केट्स को डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा। तो इंडिया में भी एक बुलिशनेस का ओवरटोन डेफिनेटली है। दूसरी बात है कि आरबीआई ने मैसिव रेट कट किया है 50 बेसिस पॉइंट, जो कि आशा थी 25 बेसिस पॉइंट की, और उससे ज्यादा एक 100 बेसिस पॉइंट सीआरआर कट। तो इससे क्या है, लिक्विडिटी फ्लड हो जाएगा मार्केट्स में। और डर ये भी है कि बेसिकली क्रेडिट ग्रोथ इतना रिक्वायरमेंट ले नहीं पाएगा जो लिक्विडिटी बूस्ट मिला है, तो थोड़ी एसेट प्राइस इन्फ्लेशन होगी। तो मेरा तो यही मानना है कि चूंकि ग्लोबल सेटअप जो है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए फेवरेबल है, और डोमेस्टिक सेटअप बहुत ज्यादा लिक्विडिटी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो रिड्यूस किया है, उससे एसेट प्राइस इन्फ्लेशन होगा। तो मार्केट ओवरशूट करने की पूरी गुंजाइश है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सेसिव बिल्ड होगा मार्केट में अपसाइड। सो जो अभी तक व्यू पॉइंट था कि 25,000 को डिफिकल्ट होगा ब्रेक करना जब तक टैरिफ का मैटर क्लैरिफाई नहीं होता, बट जो आरबीआई की जो मूव हुई है उससे ऐसा लगता है कि मार्केट्स ओवरशूट करेंगे, और मार्केट्स मेरे हिसाब से ये 25,000 के बैरियर को कंफर्टेबली ब्रेक कर सके। ठीक है। मनीष जी, ये इन्फ्लेशन वाला रिस्क तो है, आप कह रहे हैं कि थोड़ी ओवर लिक्विडिटी की सिचुएशन हो जाएगी। हालांकि आरबीआई ने भी काफ़ी सपोर्ट दिया था लिक्विडिटी के फ्रंट पर। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे आपसे कि बाजार की जो तस्वीर है यहाँ से, जो ये हाईवे है, क्या आपको एकदम क्लियर दिख रहा है या कोई रोड ब्लॉक्स हैं? आपके हिसाब से जो बड़े रिस्क है नियर टर्म में, वो क्या होने वाले हैं सर? देखिए, क्या है कि अर्निंग्स सपोर्ट तो मिला है फोर्थ क्वार्टर में। सबसे बड़ा जो रिस्क था वो अर्निंग्स का था, बट अर्निंग्स जो ट्रेजेक्ट्री है फोर्थ क्वार्टर में, वो डेफिनेटली ऑन द सेम, मतलब हाई ग्रोथ पाथ पर ही है। और जो एडिशनल लिक्विडिटी है उस, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो रिड्यूस हुआ है, वो अर्निंग्स ग्रोथ को बेसिकली एक फिलिप देगा। आपके जो FY26 और FY27 के नंबर्स थे, वो मेरे हिसाब से इंटैक्ट रहेंगे फोर्थ क्वार्टर के बाद, और इनफैक्ट थोड़े से बेटर भी हो सकते हैं। तो आई थिंक एक ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी का एक रिस्क रहेगा। दूसरा, जियोपॉलिटिकल इश्यूज का एक रिस्क रहेगा, और तीसरा आपका टैरिफ का रिस्क रहेगा। अगर जियोपॉलिटिक्स ठीक ठाक रहा, और आपकी अगर टैरिफ वाली कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आई, कहने का मतलब है 20% 26% का टैरिफ नहीं आया इंडिया के ऊपर, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अगर टैरिफ आ जाता है, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा मार्केट्स के लिए। और लिक्विडिटी की जो फ्लड हुई है, वो तो डेफिनेटली एक एसेट प्राइस इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। तो रियल एस्टेट, एनबीएफसीज, आपकी बैंक्स, जिनकी आपकी बॉन्ड बुक प्राइस होगी आपवर्ड ट्रेजेक्टरी में, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट कट हुआ है, ट्रैवल, ये सब सेक्टर्स में काफी, एएमसीज, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स, आरटीएस, कैपिटल मार्केट रिलेटेड। तो ऐसा लगता है कि ये एसेट प्राइस इन्फ्लेशन डेफिनेटली अपसाइड की तरफ मूव होगा।
बिल्कुल और इनफैक्ट आप जब 3 हफ्तों पहले हमारे नेटवर्क के साथ जुड़े थे, आपने कैटेगोरिकली पीएसयू थीम स्पॉटलाइट रीगेन करेगी इसके बारे में बात कही थी, और पीएसयू थीम में इस वक्त स्पॉटलाइट बिल्कुल नज़र आ रही है। लेकिन क्विक सर्विस, क्विक कॉमर्स प्लेयर्स में अब मनीष जी लगातार न्यू एंट्रेंट्स की बात हो रही है, जहां इटर्नल, स्विगी 2 ही प्लेयर्स थे। सबसे पहले तो सिर्फ मोनोपोली थी, वहां से अब न्यू प्लेयर, और उसके बाद अब कट थ्रोट कंपटीशन लगातार बढ़ता, लगातार नए नए एंट्रेंट्स की बात हो रही है। इस स्पेस पर आपकी राय क्या होगी? आपका बिल्कुल सही कहना है कि अभी रिसेंट जो न्यूज रैपिडो भी एक्चुअली फूड डिलीवरी बिजनेस में आ चुका है, और वो कमीशन रेट पर प्ले कर रहा है। उनकी जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो बेसिकली कमीशन रेट्स को लोअर कर रही है। तो ऐसा माना जाता है, और आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी तो बेसिकली एक प्रपोजल है कि जो जीओवी है, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, वो जोमैटो से मूव करके रैपिडो की तरफ चला जाएगा। बट मेरा यही कहना है कि ये एक बहुत टफ बिजनेस है। प्रपोजल तो देखिए एंट्री बैरियर नहीं है, बट इसमें क्या है कि यूनिट इकोनॉमिक्स को सही करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जस्ट बिकॉज आप एंटर कर लिए, आपने प्राइसिंग गेम प्ले किया एज अ मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ऐसा इट्स नॉट गिवन। आपको एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज पर बहुत फोकस रखना पड़ेगा। कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ रहा है, बट राइट टू विन एक ही प्लेयर के पास है आज की डेट में। दूसरे सभी प्लेयर्स इवॉल्विंग मोड पर है, और नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं उनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो आने वाले दिनों में पता चलेगा कौन किनका यूनिट इकोनॉमिक सही पड़ा है। बट आज की डेट में तो एक ही है। बट आपका कहना बिल्कुल सही है, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और प्राइसिंग गेम को डिस्टर्ब कर रहे हैं जो न्यू एंट्रेंट्स है, क्योंकि मार्केट शेयर आप उसी प्राइसिंग के बूते आप ले सकते हैं। अदरवाइज मतलब कोई यूनिक प्रोपोजिशन आपके पास है नहीं। सो यूनिट इकोनॉमिक्स पर ध्यान देना चाहिए, और यूनिट इकोनॉमिक्स अगर हो जाता है तो मार्केट शेयर जाएगा जो इनकम्बेंट प्लेयर्स है, जैसे आपकी जोमेटो, स्विगी, जेप्टो। क्या प्रॉफिट पूल डिमिनिश हो रहा है? आई थिंक साइज ऑफ द मार्केट बहुत बड़ा है, और जो भी फाइनली एग्जीक्यूट करेगा, जो प्रॉफिटेबल एग्जीक्यूशन करेगा, वही राइट टू विन रहेगा। ठीक है। मनीष सर, डिफेंस वाले शेयर और पीएसयू में लोगों ने पैसे खूब बनाए हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो डिफेंस शेयरों के या फिर डिफेंस इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस काफ़ी हाई चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड है और इस लेवल पर भी बाइंग होती रहेगी, या फिर आपको लगता है कि एक करेक्शन आ जाए फिर नई एंट्री करने के लिए ये स्टॉक्स ठीक रहेंगे? अभी के लिए नए निवेशकों को अवॉइड करना चाहिए इन्हें? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के कारण एक नियर टर्म फिलअप तो डेफिनेटली मिला है। बहुत अच्छी खासी करेक्शन हो रही थी डिफेंस कंपनी की, और ऑपरेशन सिंदूर के कारण उसके बाद जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है 40-50 हजार करोड़ की, प्लस एक जो नैरेटिव है जियो पॉलिटिकल इश्यूज के कारण पूरे दुनिया में, कि सब देश अपनी जो जीडीपी है 5%, जैसे नेटो 5% जीडीपी की डिफेंस पर स्पेंडिंग की बात कर रहा है। सिमिलर आपकी यूएस जो आयरन डोम की बात कर रहा है, या फिर इंडिया में भी जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, ऐसा माना जाता है जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की है, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है इंडिया की आज की डेट में 2.5% है वो, अगर और दुनिया में 5% जीडीपी की स्पेंड हो रही है। तो अगर भारत भी अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाता है तो डेफिनेटली एक मैसिव ऑर्डरिंग इनफ्लो होगा। तो इट इज बेसिकली ऑर्डरिंग वर्सेस एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जो कंपनीज की है, जो टीयर 1 वेंडर्स हैं, वो तो लिमिटेड है। पूरी कैपेसिटी सोल्ड आउट है, और कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह बेसिकली बैकडेटेड होंगे टर्नओवर। और टीयर 2 वेंडर्स वगैरह हैं, वो थोड़ी बहुत मार्जिनल इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डिफेंस कंपनीज है, टीयर 2, टीयर 3 वेंडर्स वगैरह। तो अगर डिफेंस में रहना ही है तो टीयर 1 वेंडर्स के संग ही रहना चाहिए, जहां पर वैल्यूएशन का कोई कंफर्ट नहीं। एंसिलरी प्लेस टीयर 2, टीयर 3, ये सब मिड एंड स्मॉल कैप में हो सकते हैं, जो कि ऑर्डर के बेसिस पर वैल्यूएशन मूव कर रहे हैं, पर
ऐसा कोई बहुत ज्यादा कंफर्ट का फैक्टर आता नहीं है, बट एक सिग्निफिकेंट गेम चेंजर होगा अगर भारत अपना जीडीपी स्पेंड जो डिफेंस पर करता है वो 2.5% से बढ़ाकर 3% या 4%, क्योंकि दुनिया आज की डेट में 5% स्पेंड करेगी। सो इज इट द नीड ऑफ द आवर? मे बी, आई डोंट नो, बट अगर होता है तो ये एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट बूस्ट होगा। क्या वैल्यूएशन करेक्ट होंगे कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो सब कुछ पूरा इक्वेशन ही चेंज हो चुका है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। रखती हूँ आपकी इस बात से एंड हियर यू देयर। लेकिन डिफेंस के साथ साथ एक और स्पेस लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पर भी आपका टेक हम जानना चाहेंगे, बिकॉज ताज़ा डेटा अगर देखें लाइफ इंश्योरेंस के इंडस्ट्री के पर्टिकुलरली जब आते हुए नजर आए, न्यू बिजनेस प्रीमियम में हमने ऑलमोस्ट 13% की ग्रोथ देखी। लाइफ इंश्योरेंस प्लेस फोकस रेडार पर भी रहे। ऑफकोर्स स्टॉक स्पेसिफिक आप राय शायद ना दें, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक इन दोनों थीम्स पर आपकी राय क्या होगी? काफी बुलिश हूँ बोथ लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज हेल्थ इंश्योरेंस। और अगर जीएसटी रेट कट हो जाते हैं इंश्योरेंस पर, हेल्थ इंश्योरेंस पर स्पेसिफिकली, तो ये एक सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल है इंश्योरेंस के स्पेस में। जो लार्ज इंश्योरेंस कंपनीज हैं और जो एडा की नई गाइडलाइंस आ रही है, बैंक इंश्योरेंस चैनल्स जिनके बहुत प्रोमिनेंट है, उनको डेफिनेटली एक मार्केट शेयर गेन करने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और आप ये मानकर चलिए कि बेसिकली इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म में एक 15% ग्रोथ इंडस्ट्री है। और जो वैल्यूएशन होने चाहिए आज की डेट में, जो वैल्यूएशन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के हैं वो सिग्निफिकेंट डिस्काउंट के हैं इफ यू अज्यूम दैट 15% सॉर्ट ऑफ अ ग्रोथ। सो जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही है, जिनकी प्रोडक्ट मिक्स पार वर्सेस नॉन पार या फिर इंश्योरेंस कंपनी इनकी अगर सही होती है, तो बेसिकली यहाँ पर मुझे तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखती है, बोथ लाइफ एज वेल एज हेल्थ। ठीक है मनीष जी, बहुत शुक्रिया सर आज समय देने के लिए। तो इंश्योरेंस स्पेस में अच्छी अपॉर्चुनिटी है निवेश करने को लेकर, और इसके अलावा भी जिन सेक्टर्स पर आपको व्यू चाहिए था, उम्मीद करते हैं कि मनीष सर ने आपको अच्छे से गाइड किया होगा। मनीष सर बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम सेक्टर्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए, और बताने के लिए कहाँ पर आकर्षक मौके बाजार में फिलहाल हैं। इस शो को तो यहाँ पर समाप्त करेंगे 10 के बाजार में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगला शो होगा योर स्टॉक्स, जहां पर हम सिर्फ आपके शेयरों पर बातचीत करेंगे। आपके पास जो भी शेयर हैं उनकी चर्चा करेंगे, आप जो सवाल पूछना चाहते हैं उन सवालों को शो में शामिल करेंगे। और योर स्टॉक्स लेकर हमारी सहयोगी कविता थपलिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता बताइए आज स्पेशल क्या होगा? बाजार में तो मामला थोड़ा सा ना देख